नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर की इस यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे तराइन की विनाशकारी हार के सिर्फ 2 साल बाद कन्नौज के राजा जयचंद्र को भी अपनी राजनीतिक भूल की कीमत अपनी जान और अपने साम्राज्य को खोकर चुकानी पड़ी। चंदावर के युद्ध में उनकी हार ने उत्तर भारत में संगठित राजपूत प्रतिरोध की कमर तोड़ दी थी। हमने ये भी देखा कि कैसे 1206 में मोहम्मद गौरी, जो हिंदुस्तान को जीतने का सपना लेकर आया था, उसी हिंदुस्तान की धरती पर खोखर जाटों के विद्रोह को कुचलने के बाद सिंधु नदी के किनारे अगवाकारों के हाथों मारा गया। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी मौत के साथ ही उसका विशाल साम्राज्य उसके 3 सबसे काबिल गुलाम सेनापतियों में बंट गया और यहीं से भारत के इतिहास ने एक नया और निर्णायक मोड़ लिया। गौरी के सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर खुद को हिंदुस्तान का पहला सुल्तान घोषित कर दिया। ये किसी बाहरी लुटेरे का हमला नहीं था, ये भारत की छाती पर एक स्थायी सल्तनत की स्थापना थी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली ने पहली बार एक सुल्तान देखा था। कई लोगों के लिए ये कहानी का अंत था। उन्हें लगा कि भारत की आजादी का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया है, लेकिन वे गलत थे। ये अंत नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। क्योंकि जब दिल्ली में सल्तनत की नींव रखी जा रही थी, तब भारत के अलग अलग कोनों में प्रतिरोध की आग सुलग रही थी। आज हम आपको उसी आग की कहानी सुनाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली के नए सुल्तानों को भारत के वीरों ने एक पल भी चैन से बैठने नहीं दिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपनी सत्ता मजबूत कर रहा था, तब गौरी का एक और सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी पूरब की ओर बढ़ रहा था। खिलजी एक साधारण सैनिक था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता और महत्वाकांक्षा की आग थी। अपनी एक छोटी सी सेना के साथ उसने अवध से आगे बढ़कर बिहार पर हमला कर दिया। उस समय बिहार बौद्ध धर्म और ज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विशाल विश्वविद्यालय थे, जहाँ दुनिया भर से हजारों छात्र और विद्वान ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में लाखों पांडुलिपियां थीं, जो हजारों सालों के ज्ञान और शोध का खजाना थीं। बख्तियार खिलजी ने इन ज्ञान के मंदिरों को सैन्य किले समझ लिया। उसने इन पर हमला किया और जो विनाश किया वो भारत के इतिहास का एक सबसे काला अध्याय है। हजारों बौद्ध भिक्षुओं जो निहत्थे थे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और फिर उसने उन विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरियों में आग लगा दी। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगूंज 3 महीने तक जलती रही। लाखों किताबें, जिनमें खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य का अमूल्य ज्ञान था, हमेशा के लिए धुएं में विलीन हो गईं। ये सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था, ये भारत की आत्मा और उसके ज्ञान पर हमला था। बिहार को रौंदने के बाद खिलजी की नजर बंगाल पर पड़ी, जहां सेन वंश के वृद्ध राजा लक्ष्मण सेन का शासन था। उनकी राजधानी नदिया यानी नवद्वीप थी। खिलजी ने एक अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी चाल चली। उसने अपनी मुख्य सेना को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ एक घोड़े के व्यापारी के भेष में नदिया की ओर बढ़ गया। किसी को उन पर शक नहीं हुआ। वे सीधे महल तक पहुंच गए और अचानक हमला कर दिया। महल में भगदड़ मच गई। वृद्ध राजा लक्ष्मण सेन उस समय भोजन कर रहे थे। उन्हें जैसे तैसे महल के पिछले दरवाजे से निकालकर पूर्वी बंगाल ले जाया गया। खिलजी ने आसानी से राजधानी पर कब्जा कर लिया। ये कहानी अक्सर सेन वंश की कायरता के सबूत के रूप में सुनाई जाती है, लेकिन ये अधूरी कहानी है। राजधानी खोने के बाद भी राजा लक्ष्मण सेन और उनके बेटे विश्वरूप सेन और केशव सेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूर्वी बंगाल में अपनी सत्ता फिर से स्थापित की और वहां से दशकों तक तुर्क हमलावरों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते रहे।
उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि खिलजी और उसके उत्तराधिकारी कभी भी पूरे बंगाल पर कब्जा न कर सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि राजधानी का गिरना एक राज्य का अंत नहीं होता, जब तक लड़ने का जज्बा जिंदा हो। पूरब में जब ये सब हो रहा था, तब राजपुताना की धरती पर प्रतिरोध की ज्वाला और भी प्रचंड रूप से धधक रही थी। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उनके भाई हरिराज ने अजमेर को आजाद कराने के लिए एक वीरतापूर्ण लेकिन असफल प्रयास किया था। ऐबक की सेना से घिर जाने के बाद उन्होंने दुश्मनों के हाथों पड़ने के बजाय अपने पूरे परिवार के साथ जौहर की आग में कूदकर आत्म बलिदान कर दिया। ये इस बात का ऐलान था कि चौहान मर सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। इस प्रतिरोध का नया केंद्र बना रणथंभौर का अभेद्य किला। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को गौरियों ने यहाँ एक सामंत के रूप में स्थापित किया था, लेकिन उनके वंशजों ने दिल्ली की अधीनता कभी दिल से स्वीकार नहीं की। वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाते रहे और आसपास के इलाकों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करते रहे। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में पोलो यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उसके अनुभवहीन बेटे आराम शाह के गद्दी पर बैठने से दिल्ली में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। ये राजपुताना के वीरों के लिए एक सुनहरा मौका था। रणथंभौर के चौहानों ने तुरंत दिल्ली की अधीनता का जुआ उतार फेंका। जालौर के चौहानों, ग्वालियर के प्रतिहारों और कई अन्य राजपूत शासकों ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से जीतना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे दिल्ली सल्तनत अपने जन्म के कुछ सालों के भीतर ही बिखर जाएगी। लेकिन दिल्ली की किस्मत में कुछ और लिखा था। तुर्क अमीरों ने आराम शाह को हटाकर ऐबक के सबसे काबिल गुलाम और दामाद शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश को दिल्ली का नया सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश एक असाधारण शासक था। वो सिर्फ ऐबक की तरह सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक दूरदर्शी साम्राज्य निर्माता था। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले अपने तुर्क प्रतिद्वंदियों ताजुद्दीन यिल्दिज और नसीर उद्दीन कबाचा को हराया और अपनी स्थिति मजबूत की। और फिर उसने अपना ध्यान राजपूताना की ओर लगाया। वो जानता था कि जब तक राजपूतों की आज़ादी की ज्वाला को बुझाया नहीं जाता, तब तक दिल्ली का सिंहासन सुरक्षित नहीं है। उसने एक-एक करके राजपूत राज्यों को फिर से जीतने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया। रणथंभौर का महाघेरा। इल्तुतमिश ने 1226 में किले को घेर लिया। अंदर राजपूत वीर अपनी पूरी ताकत से लड़े। ये एक लंबा और खूनी संघर्ष था। अंत में किले पर इल्तुतमिश का कब्जा हो गया, लेकिन इस घेराबंदी ने उसे राजपूतों के दृढ़ संकल्प का एहसास करा दिया। इसके बाद उसने जालौर, बयाना, अजमेर और नागौर पर फिर से कब्जा किया। 1231 में उसने ग्वालियर के मजबूत किले को 1 साल की लंबी घेराबंदी के बाद जीता। 1234-35 में उसने मालवा पर हमला किया और उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर को तोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा था। इल्तुतमिश की क्रूरता और सैन्य ताकत राजपूतों के प्रतिरोध को दबा रही थी, लेकिन खत्म नहीं कर पा रही थी। हर बार जब सुल्तान की सेना वापस दिल्ली लौटती, राजपूत फिर से संगठित होकर अपने किलों पर कब्जा करने के लिए संघर्ष शुरू कर देते। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सदियों तक चलने वाली थी। जिस समय इल्तुतमिश भारत के अंदरूनी दुश्मनों से लड़ रहा था, उसी समय भारत की दहलीज पर एक ऐसी कयामत ने दस्तक दी जिसके सामने गजनवी और गौरी के हमले बच्चों के खेल लगते थे। ये कयामत थी मंगोलों की और उनका सरदार था इतिहास का सबसे बड़ा विजेता चंगेज खान। मध्य एशिया के ख्वारिज्म साम्राज्य को धूल में मिलाने के बाद खंगेज खां उसके शाह जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा। डरे हुए जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश को संदेश भेजकर दिल्ली में शरण मांगी। ये इल्तुतमिश के जीवन के सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ इस्लामी भाईचारे का वास्ता था और दूसरी तरफ चंगेज खां का वो खौफ जिसने पूरी दुनिया को कंपा रखा था।
अगर वो जलालुद्दीन को शरण देता तो मंगोलों का अगला निशाना दिल्ली होती। इल्तुतमिश ने यहाँ अपनी सैन्य शक्ति नहीं बल्कि अपनी असाधारण कूटनीतिक समझ का परिचय दिया। उसने जलालुद्दीन को यह कहकर बड़ी विनम्रता से शरण देने से इनकार कर दिया कि दिल्ली की जलवायु आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। ये एक साफ संदेश था। जलालुद्दीन समझ गया और वापस लौट गया और उसके पीछे पीछे चंगेज खान भी सिंधु नदी को पार किए बिना वापस मध्य एशिया की ओर मुड़ गया। इल्तुतमिश की इस एक चाल ने भारत को उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी तबाही से बचा लिया। उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ तलवार का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी बादशाह था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत में प्रतिरोध का एक नया अध्याय शुरू हो गया, जहां एक तरफ बख्तियार खिलजी जैसे सेनापतियों ने पूरब में ज्ञान और संस्कृति के केंद्रों को नष्ट किया, वहीं बंगाल के सेन राजाओं ने अपनी लड़ाई जारी रखी। हमने देखा कि कैसे राजस्थान में विशेषकर रणथंभौर के चाहनों ने आज़ादी की लौ को कभी बुझने नहीं दिया और दिल्ली के नए सुल्तानों को लगातार चुनौती देते रहे, और इल्तुतमिश जैसे एक चतुर और शक्तिशाली सुल्तान का उदय देखा, जिसने न सिर्फ राजपूतों के प्रतिरोध को बेरहमी से कुचला बल्कि अपनी कूटनीति से भारत को मंगोलों के महाविनाश से भी बचाया। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी। इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत तो कर दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद दिल्ली का तख्त एक बार फिर अस्थिर होने वाला था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इल्तुतमिश की मौत के बाद उसके अयोग्य बेटों को दरकिनार करके दिल्ली के सिंहासन पर एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा जैसा भारत के इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था, एक महिला सुल्तान। हम कहानी सुनाएंगे भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की। हम देखेंगे कि कैसे उसने पुरुष प्रधान समाज और विद्रोही तुर्क अमीरों के बीच अपनी सत्ता के लिए संघर्ष किया, और हम ये भी देखेंगे कि दिल्ली की इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाकर राजस्थान के वीर, विशेषकर रणथंभौर के महानायक हमीर देव चौहान के पूर्वजों ने कैसे एक बार फिर आज़ादी का परचम लहराने की तैयारी शुरू की। जानने के लिए देखिए भारत के वीर का अगला एपिसोड। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक छोटी सी शिकायत है। हमारे डेटा के मुताबिक आप में से बहुत से साथी हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, भारत के इस गौरवशाली इतिहास को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका बस एक सब्सक्राइब बटन दबाना हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है और हमें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाते रहने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद।